नमस्कार साथियों, आज वीडियो के इस पार्ट में मैं आपसे भूमि अधिग्रहण कानून के संबंध में चर्चा करूंगा। साथियों, इसके पहले भी मैं 3-4 वीडियो अपलोड कर चुका हूं और मुझे ऐसी उम्मीद है कि निश्चित तौर पे अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने उन वीडियो को जरूर देखा होगा। और साथियों, मैं ये कंटिन्यूस जो जैसे मेरे आप लोगों के सवाल मेरे पास आते जा रहे हैं और जो आप लोगों के कॉमन क्वेश्चन रहते हैं, मैं उन सभी क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास करता हूं। और मेरा प्रयास रहता है कि आपके मैक्सिमम जो सवाल हैं उन सवालों को पे एक वीडियो तैयार किया जाए, ताकि आप लोगों को जहां जहां डाउट होता है, क्योंकि साथियों जो लैंड एक्विजिशन का जो सब्जेक्ट है ये इतना छोटा नहीं है कि इसे 2-3-4 वीडियो में कवर किया जा सके। इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। अगर आपकी ज़मीन अधिग्रहित की जा रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पे आपको इन वीडियो को देखना चाहिए। और इसके बाद इसमें मैं बहुत सारे फैक्टर्स को मैं इसमें आपको बताता हूं कि आप उन फैक्टर्स को जरूर देखें और ध्यान दें कि मुआवजे का निर्धारण किस तरीके से किया जाता है। और इसके अलावा लैंड एक्विजिशन से संबंधित जो एक्ट है उसमें कौन कौन से प्रावधान बताए गए हैं, आपको कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, आप अपने उन अधिकारों का किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो साथियों, इसी कड़ी में ये मेरा अगला वीडियो है। इसके पहले मैंने 3-4 वीडियो अपलोड किए हैं। अभी मैं प्रयास करूंगा कि आज मैं आपके जो पिछले कुछ दिनों से मेरे पास सवाल आए हैं लैंड एक्विजिशन से संबंधित, मैं उनको इस वीडियो में कवर करूं। और साथियों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, आप लोग उस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो मेरा हौसला तो बढ़ता ही है। साथ साथ आप लोगों के लिए भी ये एक ज्ञानवर्धक रहता है कि ये जो प्रक्रिया है किस तरीके से होती है और आप लोगों के कौन कौन से अधिकार हैं। और आप लोग जो सवाल रहते हैं उनमें उन सारे सवालों में से बहुत सारे सवाल साथियों कॉमन होते हैं। इससे मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोग ऐसा जानना चाहते हैं, तो मैं उन सारे पॉइंट्स को वीडियो में कवर करने का प्रयास करता हूँ। तो साथियों, सबसे पहले शुरू करते हैं। इसके पहले हमने आपको बताया था कि आप जब भी आपको मुआवजा दिया जा रहा है और अगर आप मुआवजे से असंतुष्ट हैं तो आप धारा 18 के अंतर्गत रेफरेंस आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अब साथियों, रेफरेंस आवेदन में किस बात का जिक्र करना चाहिए, कौन कौन से तथ्यों का वर्णन करना चाहिए और रेफरेंस आवेदन में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें इस पर लिखना चाहिए, इन पॉइंट्स में बहुत सारे लोगों ने सवाल किया। और अभी मेरे पास 2-3 दिन पहले एक मेरे साथी का ही व्हाट्सएप आया। उन्होंने मुझे एक आवेदन भेजा कि सर मैं ये आवेदन कलेक्टर के आवेदन कर, ये मेरा आवेदन पत्र है और इसे मैं कलेक्टर को देने जा रहा हूँ, तो एक बार आप देख लें कि आवेदन मेरा सही है कि नहीं है। मैंने उसको एक निगाह में देखा तो एक पेज का आवेदन था साथियों। उसमें मुश्किल से उन्होंने 3-4 लाइन लिखा हुआ था कि मैं असंतुष्ट हूँ और मैं मुआवजे की ज़्यादा राशि चाहता हूँ, लेकिन उसमें कौन कौन से फैक्टर्स होना चाहिए वो उन्होंने कुछ भी जिक्र नहीं किया था। तो निश्चित तौर पर अगर इस तरह से आवेदन दिए जाएंगे तो कलेक्टर के द्वारा उनको जिला न्यायाधीश के यहाँ फॉरवर्ड नहीं किए जाएंगे और हो सकता है कि उन आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाए, क्योंकि उसमें वो कंटेंट नहीं है, वो ग्राउंड नहीं है जिन ग्राउंड्स का उसमें जिक्र होना चाहिए। तो साथियों, इस में हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स का पहले का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात है कि साथियों, आपका वो जो आवेदन है या तो आपका रिटर्न हो सकता है स्वच्छ क्लियर लैंग्वेज में, या तो फिर आप उसे टाइप भी करा सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है साथियों कि इस आवेदन को वही लोग अप्लाई करें जो कि एक्चुअल में पीड़ित हैं, जिनकी जमीन ली गई है। ऐसा ना हो कि जमीन किसी दूसरे व्यक्ति की ली जा रही है, आवेदन कोई दूसरा व्यक्ति है, उसमें आवेदक कोई तीसरा व्यक्ति है, तो निश्चित तौर पे उस कंडीशन में हो सकता है कि आपका आवेदन रिजेक्ट किया जाए, क्योंकि आप अगर आवेदक हैं तो आपका ही नाम होना चाहिए, आपके नाम से ही आवेदन देना चाहिए। साथियों, इसके अलावा हम किन ग्राउंड्स पे ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, जैसे हम अक्सर देखते हैं कि जो आपके द्वारा जो मुआवजा दिया गया है वो मैं उससे असंतुष्ट हूँ, और तो उसमें हमें लिखना भी पड़ेगा कि ग्राउंड्स क्या हैं। इसके साथ ही महत्वपूर्ण 2 ग्राउंड्स होते हैं। पहला होता है कि जो लैंड का जो मेजरमेंट किया गया है वो गलत तरीके से किया गया है। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम आती है सर्वे करने के लिए, बहुत सारे लोग ऐसे उन्होंने मुझसे शिकायत किया कि उनकी ज़मीन तो रिकॉर्ड में है 5 एकड़ है, 6 एकड़, लेकिन जब उसको रेवेन्यू टीम ने जब उसको मेजर किया तो वो 4 एकड़ के लिए। हो सकता है कि कुछ लोगों ने स्क्वायर फीट में बताया कि उनकी ज़मीन 5000 स्क्वायर फीट है, लेकिन मेजरमेंट के बाद वो जमीन 3000 स्क्वायर फीट ही निकली। तो इस प्रकार से इसको कहा जाएगा कि ये जो लैंड का जो मेजरमेंट किया गया वो गलत तरीके से किया गया। तो साथियों, पहला फैक्टर है कि मेजरमेंट ऑफ लैंड अगर गलत तरीके से किया गया है तो आप उसको भी मुद्दा बना सकते हैं। दूसरा है अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। आपको जो अमाउंट दिया गया है कंपनसेशन का, वो आप उस जो अमाउंट दिया गया है आप उससे असंतुष्ट हैं।
आप वहाँ पे जिक्र भी करना पड़ेगा कि आप क्यों असंतुष्ट हैं। जिस तरह से कि आपकी अगर आसपास की रजिस्ट्री है तो वो ज़्यादा कीमत की है और आपको कम दिया गया है, आपकी जो कलेक्टरेट है या तो वो ज़्यादा है, आपको कम दिया गया है, आपके आपका जो एरिया है उसे हो सकता है कि कई बार उसे सिंचित है लेकिन उसे असंचित माना गया है, उसे असिंचित है लेकिन उसे पड़ाव माना गया है, उसे बंजर माना गया है, हो सकता है वो कमर्शियल लैंड है। इस तरह से काफ़ी सारे फैक्टर हैं जिनका आपको जिक्र करना चाहिए और विस्तृत करना चाहिए, तभी तो आप सेटिस्फाई कर पाएंगे कि हाँ आपने जो आवेदन दिया है वो वास्तव में उसके लिए ग्राउंड है उस आवेदन को एक्सेप्ट करने के लिए। तो आवेदन देके हम इस फॉर्मेलिटी को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं कि हमने आवेदन दे दिया, हमारा काम खत्म हो गया, कोर्ट और कलेक्टर के हम जाएंगे तब बात करेंगे, तब अपने पक्ष रखेंगे। आपको साथ में इस आवेदन को पेश करते ही इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब अगला पॉइंट जो है वो लिमिटेशन का पॉइंट साथियों ऐसा है कि काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे कहा कि सर उनकी ज़मीन एक्वायर की गई 2018 में, 19 में, 20 में और अब वो केस करना चाहते हैं। तो साथियों लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 में ऐसा स्पष्ट बताया गया है सेक्शन 18(2) में कि आप अगर अवार्ड पारित करते समय वहाँ मौजूद हैं तो आपके पास केवल 6 सप्ताह का ही वक्त रहता है रेफरेंस आवेदन प्रस्तुत करने के लिए। 6 सप्ताह साथियों मीन्स 42 दिन का आपके पास टाइम रहता है, तब आप आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि आपकी ज़मीन का अवार्ड पारित कर दिया गया है, आपकी ज़मीन अधिग्रहित की गई है, आपको इस मामले में ना तो कोई नोटिस जारी हुआ है ना तो आपको किसी ने सूचना दी, तो साथियों आपके पास 6 महीने का वक्त रहता है। आप उस दौरान आप अपना रेफरेंस आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर ही रहेगा। मीन्स कि ये आपको ही साबित करना पड़ेगा कि आपको जानकारी नहीं थी, आपको कोई नोटिस नहीं दिया गया था, इसलिए आपने ये जो आवेदन प्रस्तुत किया है ये आपने डिले प्रस्तुत किया और आपका जो आवेदन है उसे एक्सेप्ट किया जाए। अब साथियों इसके अलावा ये एक आप लोगों के सवाल थे, पहला सवाल था जो हमने कवर किया। दूसरा सवाल था कि किस किस तरीके से कोर्ट के द्वारा कार्यवाही की जाती है। साथियों इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये बताया गया है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिनको अगर कोर्ट आपत्ति पर विचार करता है तो उसे ध्यान में रखना चाहिए। तो साथियों इसका जो पहला पॉइंट है वो है कि भूमि का मेजरमेंट के संदर्भ में, जैसा हमने आपको बताया कि जो लैंड आपसे एक्वायर की गई है उसके माप के बारे में तो कहीं गलत तरीके से तो नहीं की गई। अगर ऐसा कुछ डिस्टर्बेंस है, ऐसा कुछ अगर ऑब्जेक्शन आ रहा है तो उस पर कोर्ट विचार करेगी। साथ ही दूसरा जो पॉइंट है वो है कंपनसेशन से संबंधित, जो क्षति धन है आपको दिया गया है अगर वो अपर्याप्त है वो पर उस पर भी कोर्ट विचार करेगी कि ये किस तरीके आप क्या क्लेम करना चाह रहे हैं और आपको कितना मिलना चाहिए और कितना आपको पारित किया गया है। तो आपके साथियों ये पॉइंट है। तीसरा साथियों पॉइंट है इस पर कि अवार्ड का असली हकदार कौन है। कई बार विवादित जमीन होती है, जमीन किसी ने किसी को बेच दी, उसका जो एक्चुअल ऑनर है वो कोई दूसरा है और अवार्ड कोई दूसरा व्यक्ति ले गया है, तो यहाँ पे कोर्ट का ही काम होता है को डिसाइड करे कि इसका हकदार कौन है। और साथियों इसके अलावा जो अवार्ड पारित किया गया है तो उसका व्यक्तियों के बीच प्रभाजन। साथियों यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई जमीन है, उस जमीन के 3-4 लोग हैं, उसके पार्टनर हैं, 3-4 लोगों के नाम है, तो ऐसा ना हो कि उस जमीन को केवल एक ही व्यक्ति को सारा पैसा दे दिया जाए, उसके जो और भी जिनको जो उसके हकदार हैं उनको पैसा नहीं दिया गया है। तो ये भी कोर्ट का ही काम है, कोर्ट ही डिसाइड करेगी। अगर तरह कोई डिस्प्यूटेड मामला कोर्ट के सामने आता है, कोर्ट के संदर्भित किया जाता है तो कोर्ट उस पर फिर अपना डिसीजन दे। अब साथियों एक महत्वपूर्ण सवाल के लोगों ने मुझसे किया कि ये अगला सवाल है मैं जो आपको बता रहा हूँ कि उनका कहना है कि सर मैं अपनी जमीन लैंड एक्विजिशन में देना ही नहीं चाहता हूँ, मेरी इच्छा ही नहीं देने की और ना तो मैं दूंगा। तो साथियों यहाँ पे जजमेंट है आसिमा बेगम वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ पांडिचेरी का है। ये AIR में पब्लिश हुआ था 1975 में। इस जजमेंट में ऐसा बताया गया है कि हितवक्त व्यक्तियों की अनिच्छा ध्यान में नहीं रखा जाएगा। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं जमीन नहीं दूंगा तो वहाँ पे आपकी इच्छा और अनिच्छा नहीं मानी जाएगी। अगर सरकार उस लैंड को एक्वायर कर रही है किसी पर्पज से तो सरकार उस लैंड को एक्वायर कर देगी। साथियों इसे मैंने आपको जजमेंट का भी हवाला दिया है कि आप जजमेंट को पढ़ सकते हैं, उसमें क्या क्या बताया गया है। इसके अलावा साथियों अगला जो क्वेश्चन था और जो हमने लिया है और इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि जब किसी भी मुआवजे का निर्धारण किया जाता है तो उस मुआवजे का निर्धारण करते समय कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो जिन्हें पॉजिटिव फैक्टर कहा गया है, जिन्हें धनात्मक कारक कहा गया है और मीन्स कि उनका अगर ऐसे फैक्टर्स हैं तो आपको फायदा होगा।
और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें ऋणात्मक कारक कहा गया है। अगर ये फैक्टर आपके केस में है तो आपको नुकसान होगा। साथ ही एक फेमस जजमेंट है इसका, ये है चिमनलाल वर्सेस स्पेशल लैंड एक्विजिशन ऑफिसर। ये AIR 1988 में पब्लिश हुआ था। साथ ही इस जजमेंट में बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई हैं जिनको कि अभी भी फॉलो किया जा रहा है। और साथ ही इस जजमेंट में जो बताया गया है कि कौन कौन से पॉजिटिव पॉइंट है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से पॉइंट्स अगर हैं तो आपको निश्चित तौर पे आपको उसका फायदा मिलेगा। तो साथियों इसका पहला पॉइंट है आकार का छोटा होना। साथियों इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई जमीन एक्वायर की जा रही है, मान लीजिए आपकी जमीन है 2000 स्क्वायर फीट और कोई जमीन एक्वायर की जा रही है 5 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़, तो निश्चित तौर पर जो जमीन छोटी होती है, जिसका एरिया छोटा होता है, तो उस मामले में अमाउंट ज़्यादा दिया जाता है जहाँ की ज़मीन बड़ी होती है उसके मुकाबले के लिए। साथ ही दूसरा जो पॉइंट है वो है सड़क से नज़दीक होना। ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, या हर किसी को जानकारी है। अगर हमारी जो ज़मीन जो पैर हो रही है अगर सड़क से नज़दीक है, सड़क से लगी हुई है, साथ ही यहाँ पे सड़क से नज़दीक होना और सड़क से लगी हुई होना में दो फर्क रहता है कि अगर ज़मीन हमारे ज़मीन के फ्रंट में अगर रोड जा रही है, अगर मान लीजिए जिसको एक्वायर किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर हमारे लिए फायदेमंद है। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा जो घर है वो 2-3 लाइन पीछे है, तो हमारे लिए इतना फायदेमंद नहीं होगा जितना मुआवजा मिलेगा उसको जिसकी जमीन जो कह रही है वो फ्रंट में है। इसके बाद साथियों हमने वही बताया है जो इसमें तीसरा पॉइंट है कि सड़क के अग्रभाग पर होना। सड़क के सबसे जो फ्रंट फेस में अगर आपकी जमीन है तो निश्चित तौर पे आपको उसका फायदा मिलेगा। और इसके अलावा अगर आपकी जो जमीन है वो विकसित क्षेत्र में है तो साथ ही उसका आपको फायदा मिलेगा। विकसित क्षेत्र का मतलब ये है कि अगर आपकी जमीन जहाँ है वहाँ 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई हॉस्पिटल है, कोई इंडस्ट्री है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, कोई मॉल है, वहाँ इस टाइप का एनवायरनमेंट है कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पे बहुत सारे कॉमर्शियल स्पेस है, वहाँ पे शॉप है, तो इस तरह का जो एरिया है साथ ही वो एक विकसित कैटेगरी में आएगा और इस कंडीशन में ज़्यादा मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है, क्योंकि इसका निश्चित तौर पे इस तरह की जमीन का जो कलेक्टर रेट होगा वो ज़्यादा होगा और जो रजिस्ट्री हुई होगी वहाँ पे आपके जो पड़ोसी हैं या फिर आसपास तो वहाँ ज़्यादा होगा विकसित क्षेत्र में। इसके अलावा साथियों है कि आपकी ज़मीन का नियमित आकार का होना। नियमित आकार मीन साथियों अगर रेक्टेंगल है या फिर वो स्क्वायर है तो निश्चित तौर पे आपको उसका फायदा ज़्यादा मिलेगा। कई बार क्या होता है कि जमीन मान लीजिए आपकी जमीन 5000 स्क्वायर फीट है, लेकिन जो फ्रंट में है उसके जो फ्रंट है वो आपको मुश्किल से मान लीजिए कि 20 फुट है, 30 फुट है, तो निश्चित तौर पे आपको नुकसान होगा क्योंकि आपकी जमीन का जो शेप है वो क्लियर नहीं है। तो अगर आपकी ज़मीन एक नियमित आकार में है तो उसका ज़्यादा फायदा मिलेगा, लेकिन अगर आपकी ज़मीन का जो साइज है वो एक आइडियल होना चाहिए उस रूप में नहीं है, रेक्टेंगल या स्क्वायर उसमें नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी तिरछी ज़मीन आपकी है, फ्रंट फेस कम है, आपका जो लास्ट का जो एरिया है वो ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में आपको नुकसान हो सकता है। इसके अलावा साथियों जो जमीन आपसे अर्जित की जा रही है वो उस अर्जित की हुई जमीन का लेवल कैसा है। अगर आपकी जमीन जो अर्जित की जा रही है उसका लेवल समान है तो आपको मुआवजा ज़्यादा मिलेगा। और अगर मान लीजिए कि वहाँ पे 20-30 फुट आपको ऐसा है कि 20-30 फुट गड्ढे हैं, उसको अगर आप उपयोग करते हैं तो आपको वहाँ पे गड्ढे भराने होंगे तो निश्चित तौर पे आपको उसका नुकसान हो सकता है। इसके अलावा साथियों जो ऋणात्मक कारक बताया गया है इसी जजमेंट में, तो हमने जो बताया धनात्मक उसका अपोजिट है। जैसे आपका प्लॉट है अगर बड़ा है तो निश्चित तौर पर आपको नुकसान होगा, सड़क से अगर अंदर है तो भी नुकसान होगा, आपकी ज़मीन का जो एरिया है जो आपका मेजरमेंट है और जो उसका स्ट्रक्चर है वो अगर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा तिरछा है तो नुकसान होगा, विकसित क्षेत्र से दूर है तो भी नुकसान होगा, और अगर आपकी ज़मीन एक्वायर की जा रही है वहाँ पे अगर उसका जो साइज है वो जो अगर समतल नहीं है वो तो भी निश्चित तौर पे आपको वहाँ पे नुकसान होगा साथियों। अब इसके अलावा साथियों एक महत्वपूर्ण जजमेंट का भी मैं जिक्र कर रहा हूँ और फैक्टर भी है। सब हर कोई यही पूछना चाहता है कि सर मुआवजे का जो निर्धारण किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है, और जब मुआवजे का निर्धारण करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। तो साथियों इसके लिए एक जजमेंट है, वो है ए गोपाल कृष्ण वर्सेस स्पेशल डिप्टी कलेक्टर AIR 1980 में पब्लिश हुआ था जजमेंट। और इसमें कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं जो बताए गए हैं कि
अगर किसी भी व्यक्ति को ज़मीन को एक्वायर किया जा रहा है तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको कि ध्यान में रखना जरूरी है, और जिन फैक्टर्स का ध्यान में रखा जाता है अगर किसी भी व्यक्ति का मुआवजे का निर्धारण किया जाता है तो। साथियों, इसका जो पहला पॉइंट है अर्जित की जाने वाली भूमि की प्रकृति। इसका मतलब है साथियों वो किस नेचर की भूमि है, आपकी सिंचित जमीनी है, असिंचित है, बंजर है, कमर्शियल है या फिर आवासीय है, उसको डाइवर्जन हुआ है नहीं हुआ है। ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक लैंड का नेचर बताते हैं कि उसकी प्रकृति क्या है और किस प्रकृति की है, तो उसका जब मुआवजे का निर्धारण किया जाएगा तो इस बात का ध्यान रखा जाता है। इसका साथियों जो दूसरा है लगी हुई भूमि की दृष्टि से इसकी स्थिति। अब हो सकता है कि आपकी जो भूमि है उसके अगल बगल में कोई कमर्शियल स्पेस है तो उसका आपको मुआवजा ज़्यादा मिलेगा। अगर आपके जो आसपास है वो एग्रीकल्चर लैंड है निश्चित तौर पर एग्रीकल्चर लैंड होगी। अगर हो सकता है कि वो आवासीय है, आपने किसी ऐसी जगह पे लिया तो निश्चित तौर पर आवासीय होगी। तो कई बार एक सवाल मेरे पास आया था, साथी ने किया था कि उनकी जमीन आवासीय एरिया में है, वहाँ पर बहुत सारे घर बने हुए हैं विकसित क्षेत्र में, लेकिन उन्होंने अपनी जमीन का डाइवर्जन नहीं कराया है, उसको अभी एग्रीकल्चर लैंड ही है। तो साथियों इस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसमें ऐसा बोला गया है कि जहां इस तरह से कंडीशन है कि आवासीय जमीन के बीच में आपकी जमीन है तो उसे आवासीय के जैसा ही जब उसको अपन कंपनसेट करेंगे तो आवासीय के जैसा इसको ट्रीट किया जाएगा। तो ये एक अलग जजमेंट हमने आपको बता दिया। अब जो मुआवजे वाका जी की जो मैं बात कर रहा था साथियों, उसमें जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि जो जमीन अर्जित की जा रही है उस जमीन का वर्तमान में क्या उपयोग किया जा रहा है। कमर्शियल पर्पज से कर रहे हैं, आप रेसिडेंशियल पर्पज से कर रहे हैं, आप एग्रीकल्चर पर्पज से कर रहे हैं, या फिर आपने उसका खुला छोड़ दिया हुआ है, आप उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं 8-10 सालों से। पड़ोसी की भूमियां किस रूप में इस्तेमाल की जा रही है, साथ ही हमने आपको बताया कि पड़ोसी की भूमि किस रूप में इस्तेमाल की जा रही है। ये भी बड़ा फैक्टर होता है कि वो कमर्शियल यूज कर रहे हैं कि आवासीय यूज कर रहे हैं कि उसको एग्रीकल्चर यूज कर रहे हैं, या फिर कोई उसको यूज ही नहीं कर रहा है, वो जमीन बंजर पड़ी है, पूरा एरिया ही बंजर पड़ा है। साथियों इसके अलावा अगला पॉइंट जो इस जजमेंट में बताया गया है कि अर्जित की जाने वाली भूमि की क्षमता क्या है। क्षमता का मतलब होता है साथियों कि वो उसका एरिया इतना है क्या कि वहाँ पे कमर्शियल स्पेस डेवलप किया जा सकता है, या फिर वो उस जगह पे है कि वहाँ पे रेजिडेंशियल उसको उपयोग किया जा सकता है, या फिर वो ऐसी जगह पे है कि उसको आप रेजिडेंशियल या कमर्शियल यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एग्रीकल्चर टाइप से लैंड है। तो साथियों ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है जब मुआवजे का निर्धारण किया जाता है। तो साथियों ये फैक्टर्स था जो हमने आपको बताया कि किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है जब किसी भी मुआवजे का निर्धारण किया जाता है। तो इसके अलावा मेरे पास साथियों कुछ और भी सवाल हैं जिनको कि निश्चित तौर पर मैं इस वीडियो में कवर तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं इन सवालों को कवर करने का प्रयास करूंगा, और वीडियो काफ़ी लंबा हो चला है। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो ज़रूरतमंद है उन तक पहुँचाएँ, और आपके जो भी सवाल हों आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। फ़ोन के लिए मैं आपको नहीं कहूँगा क्योंकि व्यस्तता ज़्यादा रहती है, इसलिए फ़ोन पे बात करना कई बार संभव नहीं होता है। तो आप फ़ोन के लिए आप एक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, टाइम ले सकते हैं, उसके बाद फ़ोन पर चर्चा कर सकते हैं। अमूमन मैं प्रयास करूँगा कि आपको जो भी सवाल रखते हैं उनका मैं देने का उनका जवाब दूँ आपको। और आपके और भी अगर कुछ सवाल होते हैं साथियों जिस पे आप चाहते हैं मैं उसको वीडियो अपलोड करूँ, वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मुझे आप पिंग कर सकते हैं। मैं आपको प्रयास करूँगा कि आपका जो सब्जेक्ट है जो छूट रहा है मेरे से, मैं उस पर आपको जानकारी दूँ। धन्यवाद साथियों।